Pakistan has matured into a responsible nuclear weapon state. ये weapon सिर्फ दिवाली के लिए नहीं है, barring the point of view कि हालांकि these are political weapons, he said that he would use these weapons. आप हमें अगर ख़तरा लाहक करेंगे तो हम respond करेंगे and will respond in kind. Assalamu alaikum everyone and welcome to the first podcast of South Asia Times. This is Halima Khalid, your host, and today we are going to talk about something very crucial in South Asia deterrence discourse. And today we are having Anam A. Khan, Associate Director Research at the Center of International Strategic Studies, Islamabad, with us. She has worked as an international relations analyst at the Arms Control and Disarmament Affairs branch at the Strategic Plans Division, 2013 to 2023. She has also been a part of Third Nuclear Age project at the University of Leicester, UK. So Anam, thank you very much for joining us today. And to start with all things nuclear today, तो पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये कि आपने खुद को एक साउथ एशिया में एक लीडिंग वॉइस के तौर पे एस्टैब्लिश किया व्हेन इट कम्स टू डिफरेंस डिस्कोर्स एंड ऑल थिंग्स न्यूक्लियर. तो इसमें ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है व्हेन इट कम्स टू वुमेन स्पेशली. तो किस चीज़ ने इनिशियली आपका इंटरेस्ट स्पार्क किया फॉर दिस क्रिटिकल टॉपिक? First of all, Harima, thank you for having me. It's a pleasure to be here. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस पे ज़्यादा सोच के बोलना पड़ेगा. However, मैं मीडिया स्टडीज़ की स्टूडेंट थी शुरू में एंड आई वर्कड एट गवर्नमेंट चैनल एज वेल. लेकिन विद टाइम आई रियलाइज्ड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दीज इश्यूज़ कि इन चीज़ों पे बात करना, लिखना बहुत ज़रूरी है और हमारी पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है. एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज़ पीपल जिसको इतना नहीं पता था. तो व्हेन आई डिड माय बीएस इन मीडिया स्टडीज़, उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर दिस सब्जेक्ट. और इस सब्जेक्ट में जब मैंने स्टार्ट किया तो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एज़ वेल कि मीडिया स्टडीज़ का न्यूक्लियर इशू से क्या रिलेशनशिप है. लेकिन आफ्टर अ डेकेड नाउ वी कैन सी के मीडिया एंड नैरेटिव बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन पे बेस्ड होती है, डिटेरेंस कम्युनिकेशन स्पेशली जो होती है. तो बहुत ज़्यादा लिंक है, बल्कि मेरा थीसिस भी इसी पे था कि परसेप्शन बिल्डिंग जो होती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, वो कैसी रही है इंटरनेशनली और नेशनली, और उस पे क्या मेजर्स लेने चाहिए नैरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से. That's great. अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर से हम कोल्ड वॉर की तरफ आ गए हैं, बेशक वो साइबर सिक्योरिटी की डोमेन हो या इवन सोशल मीडिया के ऊपर लैंग्वेज की वेपनाइजेशन हो. तो हमारे अगर हम डेटरेंस को भी देखें तो इसमें भी एक खासा जो है एवोल्यूशन आया है, बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है. इवन देन के बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स माई सेल्फ, तो it feels or it seems as if language has become the center of gravity when it comes to deterrence. तो आप इसको किस तरह से देखती हैं कि अब AI जो है उसकी भी इनकॉर्पोरेशन हो रही है, तो किस तरह से जो deterrence है वो इवॉल्व होने जा रही है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है. इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, डिटेरेंस के ना मेन 3 C's होते हैं: क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड कम्युनिकेशन. जिसमें अगर आपके पास एक कैपेबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी भी है, लेकिन अगर आप अपना थ्रेट कम्युनिकेट ही नहीं कर सक रहे, तो आपकी डिटेरेंस इतनी इफेक्टिव नहीं होगी. तो पहली बात ये कि कम्युनिकेशन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉन्ग है डिटेरेंस को अचीव करने के लिए. दूसरा ये कि अब इवन जो सोशल मीडिया का दौर है, एआई है, जनरेटिव एआई है स्पेसिफिकली, उसमें द थिंग इज़ कि अगर एक एडवर्सरी का लीडर बोल रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने जा रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो एक फेक न्यूज़ है. लेकिन अगर आप इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि रिएक्शन टाइम इतना थोड़ा है, कुछ मिनट्स का है टू यूज़ दिस, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं. इन इश्यूज़ के क्रिएट होने की वजह से इवन ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को डिबेट करना, डिस्कस करना, और स्टेट्स का आपस में डायलॉग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह से आपने कहा, कम्युनिकेशन बीइंग वन ऑफ द सीज ऑफ डिटरेंस. अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिसेंट एक केस स्टडी पुलवामा बालाकोट की सूरत में ऑलरेडी मौजूद है.
तो कुछ आप शेयर कर सकती हैं कि अगर आपने इस चीज़ को देखा हो कि किस तरह से लैंग्वेज डेटरेंस यानी उस टाइम के ऊपर यानी इसने प्ले अराउंड किया और कैसे चीज़ें सामने आई, सोशल मीडिया एक एलिमेंट था ठीक ठाक, उसके ऊपर कैंपेन भी चली, तो इसको कैसे आप यानी इसमें बात करना चाहेंगे इस पे? अच्छा, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कम्युनिकेशन होती है ना, तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसके थ्रू एक स्टेट दूसरे स्टेट को कम्युनिकेट करता है। ऑल्दो सोशल मीडिया ने जहाँ मुश्किल कर दिया, वहाँ पे आसान भी कर दिया है। बट एट द सेम टाइम आपके डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती हैं, ऑफ़िशियल्स जो हैं या लीडरशिप से स्टेटमेंट्स आती हैं, आपके आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज़ेज़ आती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, दे आर नॉट जस्ट ओनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर डोमेस्टिक ऑडियंस, उनको बताने के लिए कि हो क्या रहा है और हमारा क्या नज़रिया है और हम क्या कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आप एडवर्सरी को एक कम्युनिकेट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने क्राइसिस के बाद पाकिस्तान की स्टेटमेंट रही है कि हम पहले क्विड प्रो को की तरफ थे कि ऑब्वियसली जब कोई एक आप हम पे अटैक करेंगे तो हम उससे रिटेलिएट करेंगे। लेकिन व्हाट इंडिया हैज़ स्टार्टेड डूइंग इज़ कि वो मिसएडवेंचर्स और हॉकिश एटीट्यूड जिस तरह उनके लीडर्स जो हैं पीएम मोदी जो हैं ही हैज़ टॉक्ड अबाउट कत्ल की रात या ये वेपन सिर्फ दिवाली के लिए नहीं है, बारिंग द पॉइंट ऑफ व्यू कि हालांकि दीज आर पॉलिटिकल वेपन्स, ही सेड दैट ही वुड यूज़ दीज वेपन्स। तो इस कम्युनिकेशन में हमारी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और इसका ओनस जाता है हमारी लीडरशिप को, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को, सिविल लीडरशिप को कि एट लीस्ट जो क्राइसिस रहे हैं, उनमें एस्केलेशन नहीं हुई थी। और वो एस्केलेशन इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा रिस्ट्रेंट रिस्पॉन्स दिया, पर बड़ा फर्म रिस्पॉन्स दिया कि वी हैव द पॉलिसी ऑफ क्विड प्रो को प्लस। नाउ क्विड क्विड प्रो को प्लस इज़ कि आप अगर न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आप सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स करते हैं, तो डोंट थिंक अभी तक हमने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड वी हैव बीन वेरी रैशनल एंड वी हैव बीन वेरी रिजर्व्ड, तो हम आइंदा नहीं करेंगे। अगर आप हमारी कौमी सलामती को ख़तरा और ज़्यादा देंगे तो हम ऑब्वियसली रिटेलिएट करेंगे और फिर ज़्यादा हार्शर रिटेलिएट करेंगे, वो आपके लिए बहुत अनएक्सेप्टेबल डैमेज होगा। उसकी वजह से आई एम श्योर कि डिटरेंस हैज़ प्लेड इट्स पार्ट। अच्छा, ये पुलवामा बालाकोट तो हमारे सामने एक केस स्टडी है ना, जो कि रिसेंट सिनेरियो में हमारे सामने आई है। अगर हम हिस्ट्री देखें, हिस्टोरिकली इसको थोड़ा सा असेस करना चाहें या कोई चीज़ लेके आना चाहें, तो जब से पाकिस्तान और इंडिया दोनों बोथ स्टेट्स हैव गॉन न्यूक्लियर, तो अगर हम तब से इसका एक कोई पैटर्न ड्रॉ करना चाहें, सो इज देयर एनी के पहले भी स्टेटमेंट्स तो लीडरशिप की तरफ से रहती थी, हमारी मूफा की प्रेस रिलीजेस यानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो थी वो भी यानी होती रही है। तो इसके ऊपर आप इसको कैसे देखती हैं, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें कि हमने किस तरह से इवॉल्व किया है, किन डायमेंशंस में किया है, हमारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कारगिल का एग्ज़ाम्पल ले लें, उस टाइम दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नए न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे और अभी भी बाकी जो मेजर पावर्स जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, यूएस है, रशिया है, उनके मुकाबले में हम अभी काफ़ी यंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। वी आर लर्निंग अ लॉट, लेकिन विद टाइम अगर हम अलहदा से पाकिस्तान को देखें और अलहदा से इंडिया को देखें और आप उनकी स्टेटमेंट्स उठा के एलीट डिस्कोर्स को अगर आप स्टडी करें, तो आपको ये नज़र आएगा कि Pakistan has matured into a responsible nuclear weapon state. रिस्पॉन्सिबल इस तरह से कि हमारी स्टेटमेंट्स भी जो हमारे लीडरशिप की थी, जहाँ पे हमने थ्रेटन किया वहाँ पे हमने डायलॉग का भी उनको कहा है कि बिकॉज़ ये बड़ा ख़ित्ता एक बहुत ख़तरात हमें इस ख़ित्ते में हैं और कभी भी कोई भी क्राइसिस जो है या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट कर सकता है न्यूक्लियर वेपन यूज़ की तरफ। तो हमने मदऊ किया है हमेशा इंडिया को कि प्लीज़ कम एंड सिट ऑन द टेबल एंड टॉक टू अस सो दैट वी कैन evolve our and sort of work on our confidence building measures, risk reduction measures। हमने हर दफ़ा हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद और जब भी इंडिया से हमारी लीडरशिप का इंटरेक्शन हुआ है, तो उन्होंने उनको स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम का प्रपोजल दिया जिसमें कन्वेंशनल न्यूक्लियर सारे एम्बिट्स मौजूद थे, लेकिन इंडिया का बड़ा बेलिजरेंट एटीट्यूड रहा है। विद टाइम आप जब कांग्रेस इन पावर थी तब आपने देखा आर्म्स कंट्रोल हुआ, डायलॉग हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जब से
मोदी साहब पावर में आए हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो आप उठा के देख लें, अ, उनका जो तौर तरीका है और उनका जो बात करने का अंदाज़ है, दैट इज़ वेरी हॉकिश एंड वो बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल है। एक लीडर, एक रैशनल लीडर होता है, उसको ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह के थ्रेट्स, एम्प्टी थ्रेट्स दे, क्योंकि अगला भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जो रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में अगर हम ओवरऑल समिंग इट अप अगर एनालाइज़ करते हैं, तो पाकिस्तान ने मैच्योरली सीखा है और रिस्पॉन्सिबली सीखा है। व्हेयर एज़ इंडिया को अगर हम देखें तो वो उल्टा डिटेरिएट होता गया है उनका डिस्कोर्स, और बड़ा नेगेटिव होता गया है, जिसका बड़ा नेगेटिव इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पे इन साउथ एशिया। इस चीज़ का जिक्र भी किया कि मोदी साहब के आने के बाद किस तरह से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं और यानी एस्केलेशन के जो चांसेस हैं, यानी इट्स लाइक मे बी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि अब अगर हम इलेक्शन का सिनेरियो भी देखें और फिर हम ये देखें कि मीडिया स्पेशली, तो इसमें जो मीडिया का रोल है ड्यूरिंग और इवन बिफोर इलेक्शंस, तो उसमें किस तरह से न्यूक्लियर थ्रेट या जो दूसरी कंट्री की इंटेंशंस हैं उसको कैसे पोर्ट्रे किया गया है, और इसका जो लोकल ऑडियंस है उसके ऊपर, रीजनल ऑडियंस के ऊपर और एडवर्सरी की ऑडियंस के ऊपर ये कैसा इम्पैक्ट यानी वो जनरेट करता है। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मीडिया हमेशा, मैस मीडिया हैज़ बीन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग परसेप्शंस। अगर हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर हिस्ट्री उठा के देखें, सिंस 1998 किस तरह का मीडिया का रोल रहा है, उस ज़माने के आप आर्टिकल्स पढ़ लें, आई थिंक इट हैज़ बिन वेरी पॉजिटिव। डोमेस्टिकली भी एक नेशनलिज्म को कनेक्ट किया गया, ऑब्वियसली सिक्योरिटी ड्रिवन था हमारा ये सारा आइडिया टू बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और वो भी हमने तब किया जब इंडिया ने किया। उससे पहले भी हम तो साउथ एशिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन कहना चाहते थे, एंड वी कॉल्ड इंडिया फॉर डायलॉग कि इस तरफ ना जाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बॉर्डर, अनलाइक कोल्ड वॉर, हमारा बॉर्डर एक ही है, और फ्लाइट टाइम मिसाइल्स का वुड बी जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स। स्पेशली जब से टेक्निकल वेपन्स आ गए हैं हाँ, तब वो से तो चीज़ें अच्छा, और भी एक और क्लियर। अच्छा, ये लेट्स पुट अ कॉमा ऑन दिस वन, हम टीएनडब्ल्यू पे भी बात करेंगे, आई हैव एन आइडिया ऑन दैट एज़ वेल। लेकिन जब मीडिया की बात आई है ना, तो हमारे मीडिया ने बड़ा रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है और बड़ा डीएस्केलेट करने की क्राइसिस को कोशिश किया है। लेकिन आप इंडिया का मीडिया उठा के देख लें, उनके अब जिस तरह डिफरेंट करंट अफेयर प्रोग्राम्स हैं, उसमें पाकिस्तानीज़ ने बड़े रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को एनालाइज़ किया है, नॉट जस्ट फॉर द डोमेस्टिक पब्लिक बट फॉर इंडियन पब्लिक एज़ वेल, फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस एज़ वेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कांट से द सेम फॉर इंडियन मीडिया। वो तो बहुत ज़्यादा हॉकिश एटीट्यूड, और वो शो करता है कि पाकिस्तान को हम खित्ते से ही ख़त्म कर देंगे, व्हिच इज़ ऑब्वियसली नेवर पॉसिबल, इट वुड नॉट हैपन, बिकॉज़ माशाल्लाह वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। कमिंग बैक टू टीएनडब्ल्यूज़, अच्छा, हम इक्वेट करते हैं एक तो कोल्ड वॉर लिटरेचर और कम्युनिकेशन और वो सारी जो हम टर्मिनोलॉजीज़, डिटरेंस, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, अ, उस सब को हम इक्वेट करते हैं कोल्ड वॉर लॉजिक से। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान और हमारे खित्ते में, और अभी जो हम न्यू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, उनके तौर तरीके में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ऐसे है कि देखिए, एक तो फ्लाइट टाइम बहुत कम है। टीएनडब्ल्यूज़ उस टाइम अगर स्टेबलाइज़र्स थे, डज़न्ट मीन कि अब पाकिस्तान का जो रैशनल था उनको हम शॉर्ट रेंज लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स को अटेन करने का, वो ये था कि इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अपनाया। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में इंडिया कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के अंदर आके इन्फिल्ट्रेट करके, पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करके, एक मिलिट्री ऑपरेशन करके दे वुड गो बैक। तो ये तो किसी भी सोवरेनिटी को, हम कोई भी खित्ता में कोई भी मुल्क उठा के देख लें, दे वुड नॉट वांट कि इनकी सोवरेनिटी इस तरह अंडरमाइन हो। तो अब इंडिया एन्जॉयज़ कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारा कन्वेंशनल मिलिट्री को साथ लेते हुए, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ को भी यूज़ करते हुए, हमने अंडर द एस्पेक्ट ऑफ फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस, व्हिच इज़ अंडर द एम्बिट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, व्हाट वी डिड वाज़ कि हमने शॉर्ट रेंज लो यील्ड वेपन्स इंट्रोड्यूस किए in between India and Pakistan. What that did was, ये एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी हमारे लीडर्स भी यूज़ करते हैं, आई वुड लाइक टू यूज़ दैट, बोरो इट इन फैक्ट, कि इट पुट हॉट वाटर ऑन इंडियन कोल्ड स्टार्ट।
अब हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, दे आर वेपन्स ऑफ डिटरेंस, दे आर पॉलिटिकल वेपन्स, तो दे आर नॉट द वेपन्स ऑफ यूज़। हाउएवर हमने एडवर्सरी को ज़रूर कम्युनिकेट करना है कि आप अंडर फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस, ऑपरेशनल, टैक्टिकल, स्ट्रैटेजिक हर लेवल पे अ, आप हमें अगर खतरा लाहक करेंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे एंड विल रिस्पॉन्ड इन काइंड। इसी की वजह से फिर इंडिया जो है वो डेटर हुआ है और आज तक आपने देखा है कभी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं हुए इस खत्ते में। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो आती है इंडिया के हवाले से, वो है हिंदू नेशनलिज्म का की एक अपवर्ड ट्रिजेक्ट्री। तो अगर हम ये चीज़ देखें कि हिंदू नेशनलिज्म जब से इंडिया में यानी उसकी जो ट्रिजेक्ट्री है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई है, तो पाकिस्तान की तरफ जो थ्रेट्स हैं उनमें भी इजाफा होना शुरू हो गया, यानी इंडिया का जो स्टांस है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। तो हाउ माइट दिस डोमेस्टिक पॉलिटिकल शिफ्ट इन्फ्लुएंस साउथ एशियाज न्यूक्लियर डायनामिक्स? क्योंकि अगर हम पास्ट ईयर्स को देखें तो एस्केलेशन अटेम्प्ट्स इंडिया की तरफ से वेदर वो कम्युनिकेटिवली हुई हैं या यानी कोई सिंबॉलिक जेस्चर है तो वो इंक्रीज हुई हैं। तो इसको हम डेटरेंस के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले मैं चाहूँगी कि वी टॉक अबाउट फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स, एस्केलेशन अटेम्प्ट्स की जिनकी आपने बात की है। इंडिया हैज़ अंडर मोदीज़ लीडरशिप ऑप्टेड फॉर सच अटेम्प्ट्स एंड एक और चीज़ भी हम देखें कि जब भी इलेक्शंस करीब आए हैं ना, तो देयर हैज़ ऑलवेज़ बीन अ ट्रिगर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम इंडियन साइड। तो वो इसलिए रहा है कि टू शो द डोमेस्टिक पब्लिक कि वी आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ अ थ्रेट। आप हमें वोट दें, हम आएँगे और फिर हम पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुँचाएँगे और अपना बदला लेंगे। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन क्योंकि दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। अगर एक स्टेट हर दफ़ा रिस्ट्रेंट शो कर रहा है दैट इज़ पाकिस्तान, तो इट डज़न्ट मीन कि आगे जाके भी हर दफ़ा पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। स्पेशली जब आपका स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और आपके नेशनल इंटरेस्ट्स को थ्रेट होना शुरू हो जाए। तो अगेन कमिंग बैक टू दिस कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। इसको चेकमेट करने की ज़रूरत है। अब आप देखिए इंडिया अंडर हिंदू नेशनलिज़्म क्या कर रहा है? उन्होंने अपने पार्लियामेंट में अखंड भारत का मैप लगाया। तो इट इज़ नॉट जस्ट ऑप्टिक्स। They have this very hawkish vision in which they want to see all of they want to be a hegemon in the region and not just in the region and beyond. पर ये चीज़ जो है ना मेजर पावर्स को समझ नहीं आ रही बिकॉज उनको दो चीज़ें मिल रही हैं इंडिया से। एक तो मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसमें उनको एक मार्केट देता है इंडिया। दूसरा उनको ये मिल रहा है कि जी उनको लगता है कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया वुड फाइट देयर वॉर व्हेन द टाइम कम्स, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद करे हुए हैं टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के जो डेंजर्स हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरवेंशन इन द रीजन। और वो इंडिया के साथ सारी एशिया पैसिफिक में इंडिया को एक बिगर रोल दे रहे हैं और वो इंडिया के साथ डील्स कर रहे हैं। लिमोआ है, कॉमकासा है, डिफेंस डील्स हैं बहुत सारी, बेका है और एआई में, साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इसमें आप देखें आइसोलेट किया जा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को वो एक्सेस नहीं है जो इंडिया को एक्सेस है। लेकिन इवन देन हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं। इसमें फ़ायदा भी पाकिस्तान का क्या हुआ है कि हम इंडिजिनाइज़ेशन की तरफ गए हैं और ज़रूरी नहीं है कि वेस्ट ही सिर्फ़ मार्केट हो, तो हमें और भी एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करने चाहिए। तो आई थिंक अभी तक तो चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन अगर यही सब कुछ चलता रहा और इसी तरह मोदी साहब और डिफरेंट इंडियन लीडर्स अगर हिंदू नेशनलिस्ट हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा के साथ लेकर अपनी आवाम को चलते रहे तो वो दिन देर नहीं है कि समथिंग रॉन्ग में हैपन एंड देन पाकिस्तान वुड बी ऑब्लाइज्ड टू रिस्पॉन्ड। सब में इस सारी फैक्टर ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें एक फैक्टर जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स का भी है। जब पाकिस्तान और इंडिया की बात होती है तो इवन पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर की, वेस्टर्न बॉर्डर की, तो नॉन स्टेट एक्टर्स को अगर हम देखें तो उनकी रिसर्जेंस हुई है ओवर द इयर्स। तो वो किस तरह से जो न्यूक्लियर डायमेंशन है या डेटरेंस है साउथ एशियन कंट्रीज की, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है या उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है?
अच्छा, ये नॉन स्टेट एक्टर्स का एलिमेंट जो है वो ऑल्दो इम्पॉर्टेंट रहा है, उसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स बॉर्डर पे अगर हो जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट डिटेरेंस। इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देती हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये कि जब अभी रिसेंटली कुछ प्रेस रिलीजेस भी आई जिसमें पाकिस्तान ने ये भी कहा कि यानी इनडायरेक्टली एक जो थर्ड कंट्री है उसको यूज करके तो पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये वाली चीज फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई ईरान की तरफ से, फिर पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में टीटीपी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तो ये रिसेंटली हुआ है। तो मे बी इट कुड बी अ पार्ट ऑफ a deterrence strategy from Pakistan side, क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस भी आ रहे थे, वहां से स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी हो रही थी, नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे उनकी भी रिसर्जेंस देखने में आई, तो यानी एक कॉम्प्लेक्स होल और थ्रेट मैट्रिक्स सा हमारे सामने इवॉल्व होता नजर आ रहा था। अगेन इस पे एक तो चलो ईरान को तो वी कैन कीप इट असाइड बिकॉज ईरान इज़ नॉट ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और ईरान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके साथ हम जो हमारा नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ हमारा एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आपने विजिट भी देखा और चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज भी हुई, क्योंकि हमने शो कर दिया कि प्लीज़ डू नॉट बॉदर अस एंड विल नॉट बॉदर यू। ब्रदरली रिलेशंस हैं, कल्चरल टाइज हैं, अभी इतने ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे उनके साथ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। सो वो तो इट वाज़ जस्ट रूटीन थिंग दैट हैपेंड। लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात है ना, इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को हमेशा टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि कुलभूषण जाधव का केस भी है। फिर इंडिया हैज़ यूज़्ड टेरिटरी ऑफ आवर नेबर्स। जब अफ़गानिस्तान वॉर हो रही थी, तो अफ़गानिस्तान भी इंडिया ने यूज़ किया टू लॉन्च अटैक्स इन पाकिस्तान थ्रू डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस। तो ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है। इसीलिए ज़रूरी है कि वी शुड कम एंड सिट ऑन द टेबल एंड टॉक अबाउट दीज़ इश्यूज़। लेकिन इंडिया इज़ नॉट रेडी टू टॉक येट। Is there any final thought or message you would like to leave with our audience regarding the nuclear landscape in South Asia? अच्छा, that is a very interesting statement to make, but आई थिंक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने स्टेट पे, कि आप इमेजिन करें कि हमारी इकोनॉमी के हमें इतने इश्यूज़ थे, हमारे और भी इंस्टेबिलिटी रही है, लेकिन न्यूक्लियर डिटेरेंस को, सिक्योरिटी को हमारे लीडरशिप ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। एंड अ स्टेट इज़ देयर टू सिक्योर इट्स पीपल। उन्होंने सिक्योर क्या करना है? लोगों को सिक्योर करना है। सो डिस्पाइट द थ्रेट कि इतना एग्रेसिव नेबर नेबर हमारे साथ है, Pakistan's security has always been the paramount national interest, which should have been the case. And Alhamdulillah, we have not been affected like that per se, despite um, many ways through which many Western countries as well as India have tried to isolate Pakistan, but Pakistan soared through the ashes like a phoenix. So we should have confidence, और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि ये न्यूक्लियर इश्यूज़, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, ये पूरा डिटेरेंस, आर्म्स कंट्रोल, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्ममेंट, इसकी तरफ आएँ और इसको पढ़ें और अंडरस्टैंड करें, और फिर आप खुद ही जज कर लेंगे कि क्या स्टेट क्या कर रहा है। अच्छा, एक सप्लीमेंट्री सा क्वेश्चन, जब हम डिटरेंस डिस्कोर्स की बात करते हैं, या अभी आपने कहा कि हमें इसके ऊपर पढ़ने की ज़रूरत है अवेयरनेस के लिए, रियलाइजेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो जो एक कॉमन पाकिस्तानी है या एक कॉमन साउथ एशियन है, यानी उसके लिए इसमें क्या होगा? आई मीन कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी और ये सब चीज़ें, उसके लिए जो चीज़ मैटर कर रही होगी वो मैटर कर रही होगी उसके मुल्क की सॉवरेनिटी, उसकी प्रोटेक्शन और एक पीसफुल एनवायरनमेंट। इसीलिए हम पहले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। नैरेटिव बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। नैरेटिव बिल्डिंग कम्युनिकेशन का ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन आप अपने इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को काफ़ी क्रेडिट जाता है, पाकिस्तानी लीडरशिप को, कि ओवरऑल ये जो, और हमारे मीडिया को भी, कि इतना अवेयर आप कर रहे हैं अपने सिटीज़न को, कि उसको अंदाज़ा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि देयर आर मेनी इश्यूज़ विद इन पाकिस्तान, लेकिन सिक्योरिटी पे सारे एक हैं।
सारे सिविल मिलिट्री लीडरशिप और एवरीबडी वांट्स कि दिस शुड बी अ सॉवरेन स्टेट और हमें कोई मैली आंख से ना देखे। तो इसमें एक आम पाकिस्तानी के लिए ये ज़रूरी है अवेयरनेस, बल्कि इस बारे में भी उसको पता होना चाहिए कि माशाल्लाह नाउ देयर आर मेनी थिंक टैंक्स इन पाकिस्तान जो थिंक करते हैं और देन दे गिव पॉलिसी इनपुट्स एंड देन दे आल्सो रीच आउट टू द ऑडियंस एंड स्पेशली द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो अप्रोच करें, बहुत आसान है। सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स होती हैं थिंक टैंक्स की, आप वहाँ जाएँ और आप पढ़ें। सोशल मीडिया पे उन लोगों को फॉलो करें जो जहाँ हम बाहर के स्कॉलर्स को इतना फॉलो करते हैं, तो इट इज़ आई थिंक बेटर कि हम इवन अपने डिस्कोर्स में या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो वेस्टर्न कोल्ड वॉर कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ाने के बजाय जो पाकिस्तानी डिस्कोर्स, और अब काफ़ी पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने इस पे लिखना शुरू कर दिया है, तो उस चीज़ को पढ़ाएँ ताकि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी सामने आए। This discourse on nuclear studies. इट्स अ मस्ट। It's a must. Thank you so much, Anna. It has been a pleasure having you here. और discussion has been, I enjoyed it thoroughly. बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का। तो जैसा कि अब हम इसकी कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, तो एक बात तो वाज़ेह है कि चाहे वो न्यूक्लियर स्टडीज़ हो, डिफरेंस डिस्कोर्स हो या कुछ भी हो, नैरेटिव बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग एंड इंडिजिनस डिस्कोर्स ये प्राइम फैक्टर्स रहे हैं उसमें। इसके साथ ही अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और जल्द ही एक नए पॉडकास्ट के साथ वी विल बी हियर सून।